फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम लोगों का जो है वो इतिहास क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें आपको बता दें कि हम लोग का जो आज शुरुआत होने वाला है वो आपका होने वाला है कहाँ से? वो होने वाला है मोहम्मद बिन कासिम से, समझ रहे हो? मोहम्मद बिन कासिम से। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और यहाँ से हम लोग पूरा चलेंगे आगे की ओर। और ये डेली क्लास चलेगा आपका हिस्ट्री, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ बात विचार कर लेते हैं कि अभी जो हम लोग सेक्शन उठाने वाले हैं वो सेक्शन आपका मध्यकालीन भारत है। मध्यकालीन भारत का इतिहास को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग चर्चा का विषय को बनाने वाले हैं मोहम्मद बिन कासिम को। अब इसको जानने से पहले, मोहम्मद बिन कासिम को जानने से पहले कुछ तथ्यों को समझ लेते हैं, कुछ बातों को जान लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ही पहला ऐसा मुसलमान था जो भारत पे हमला किया था। क्या मोहम्मद बिन कासिम भारत पे हमला जब किया था तो क्या यहाँ पे जो शासक थे जिसके विरुद्ध उसका हमला हुआ था, क्या उससे वो हार गया था या फिर जीत गया था? मोहम्मद बिन कासिम कितने वर्षों की उम्र में यहाँ पे हमला किया था, कितने वर्षों की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी, ये सब जानने का एक विषय है। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है शुरुआत कहाँ से होता है ये भी एक जानने का विषय है ना। मध्यकालीन भारत का इतिहास अगर बात करें तो वो कहाँ से शुरुआत होता है इसको भी जानने का एक विषय है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना लेट किए हुए। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको जरा सी पसंद आएगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं भारत में मुसलमानों का आक्रमण। अब देखिए, भारत में जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो उसको हम लोग दो भागों में रखते हैं। एक था आपको अरबों का आक्रमण और एक था आपको तुर्कों का आक्रमण। अरब और तुर्क। अगर मुसलमानों का चर्चा हो रहा है कि भारत में मुसलमानों ने हमला कब किया, क्योंकि हम लोग ये मान के बैठे हुए हैं कि भारत में पहले मुसलमान नहीं थे, ठीक है। मुसलमान आए, भारत पे हमला किए, फिर अपना वंश को आगे बढ़ाएं और फिर मुसलमान का संख्या पे बढ़ते चला गया। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला अगर चर्चा के विषय उठता है तो वो है मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत में अगर हम इसको बांटते हैं तो इसको दो भागों में, एक था अरब आक्रमण और एक था तुर्क का आक्रमण, ठीक है। तो अरब जो लोग जो आक्रमण किए थे उसमें कौन थे और तुर्क लोग जो आक्रमण किए थे उसमें कौन थे, अब ये समझने का विषय है, ठीक है। तो अरब में जो अरब आक्रमणकारी जो लोग थे उसमें थे मोहम्मद बिन कासिम। और जो तुर्क वाले लोग थे उसमें थे कौन? मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी। ये लोग कौन था? तुर्क था। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी ये कौन थे? तुर्क थे। और अगर हम बात करते हैं किसका? अरब में, तो अरब में कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने पहली बार भारत पे हमला किया था। ये एक ऑथेंटिक चीज है जो हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या भारत पे हमला मोहम्मद बिन कासिम ही पहला किया था? नहीं, ऐसा नहीं है। इस सब को जानने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा इतिहास में और इतिहास को समझना पड़ेगा कि मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक था और क्या हुआ जो मोहम्मद बिन कासिम जो है यहाँ पे आया, हमला हुआ इस पे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग जो देख रहे थे वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को हम लोग देख रहे हैं अरब का आक्रमण जो भारत पे होता है। तो क्या अरबों का आक्रमण भारत पे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही पहली बार किया गया? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कहा जाता है कि यह सफल आक्रमणकारी था। सफल आक्रमणकारी का मतलब क्या होता है? सफल आक्रमणकारी का मतलब कि जो युद्ध लड़ा और वो युद्ध को जीत गया, सफलता पूर्वक जीत गया। और आपको जान के यह हैरान होगा कि मात्र वह 17 वर्ष की आयु में ही युद्ध को जीता, मात्र 17 वर्ष।
ठीक है। तो यहाँ जो चर्चा का विषय हम लोगों का है मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो गया कि भारत पे मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ ये दो भागों में इसको रखा गया, एक अरब का आक्रमणकारी और एक तुर्क का आक्रमणकारी। तुर्क में मोहम्मद गजनबी और गौरी आते हैं और इधर अरबों में मोहम्मद बिन कासिम, और हम लोग का चर्चा का विषय है मोहम्मद बिन कासिम। और हम लोग जानते हैं कि मध्यकाल इतिहास जो है इसके अंतर्गत ये आता है। तो मोहम्मद बिन कासिम को जानने से पहले हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा मध्यकालीन इतिहास के बारे में समझ लेते हैं कि ये कब से कब तक था और क्या था नहीं था। तो उसको जानने के लिए आपको समझना होगा कि यह जो कालखंड था वे 8वीं से लेके 13वीं सदी तक, 8वीं से लेके 13वीं सदी तक के कालखंड को हम लोग मध्यकाल के रूप में, प्रारंभिक मध्यकाल के रूप में जानते हैं। तो प्रारंभिक मध्यकाल का अगर चर्चा उठेगा तो आप कहेंगे कि 8वीं से लेके 13वीं शताब्दी। अब इसका ऑथेंटिक स्रोत कहां से प्राप्त होता है कि भाई ये इस समय का मध्यकालीन काल था। तो इसका ऑथेंटिक स्रोत आप लोग नाम सुनेंगे ताम्रपात्र, सुने उस समय ताम्रपात्र अभिलेख या शिलालेख या फिर आप कह सकते हैं साहित्यिक रचनाएं, वहां से यहाँ का ऑथेंटिक स्रोत प्राप्त होता है कि 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक का जो समय था वो कौन सा समय था, वह प्रारंभिक मध्यकाल का समय था। देखिए हम लोग का बात होने वाला है किसका, मोहम्मद बिन कासिम का। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को जानने से पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम लोग जो कालखंड पढ़ रहे हैं यानी कि मध्य काल जो पढ़ रहे हैं वो कब से कब तक है। तो मध्यकाल हमारा प्रारंभिक हो गया 8वीं से लेके 13वीं शताब्दी। हम लोग यह समझ गए कि भारत पे मुसलमान जो आक्रमण किए वो दो तरफ से किए हैं, एक अरब लोग किया और एक तुर्क लोग किया। लेकिन मुसलमान जो सबसे पहले भारत पे हमला किया वो थे अरब लोग। हम लोग ये भी बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम को क्यों आना पड़ा भारत। इसके विषय में एक व्यक्ति का नाम आपके सामने आने वाला है, उसका नाम है, पता है किसी, मोहम्मद बिन कासिम का किसके साथ लड़ाई हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम का किसके साथ लड़ाई हुआ था? उसकी उस समय में बताइए आप हमको, सिंध पर कौन थे शासक? भुला क्या जाता है, उस समय दाहिर का शासन था और दाहिर से इसका लड़ाई हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। लेकिन दाहिर ऐसा किया क्या था जी मोहम्मद बिन कासिम को आना पड़ा यहाँ पे, तो ये सब जानने का विषय है और इसको लिए आपको आंख दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। समझ में आ रहा, यहाँ तक क्लियर है कि ताम्रपात्र अभिलेख से, भाषा में साहित्यिक रचनाएं से हम लोग को यह प्राप्त होता है कि भैया 8वीं से लेके 13वीं शताब्दी तक को हम लोग प्रारंभिक मध्यकाल मानते हैं। और ये ताम्रपात्र कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी के बाद लेखन में कागजी का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो हम लोग का जो लीडर है वो है अभी कौन, वो है मोहम्मद बिन कासिम। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी को मोहम्मद बिन कासिम से। यहां से तो क्लियर है। मोहम्मद बिन कासिम का सबसे पहले जीवन को हम लोग पढ़ेंगे कि उसका नाम क्या था, उसका जन्म कब, उसके पापा का नाम, उसकी मम्मी का नाम। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि वो कितने वर्षों में भारत पे हमला किया और उस समय में सिंध पर कौन था, दाहिर था। सिंध पर कौन था, दाहिर था। और दाहिर को जीतने के लिए पहुंच गया था कहां, यानी सिंध को जीतने के लिए पहुंच गया था कहां, भारत। और इसको भेजने वाला कोई और शख्स नहीं था, इसका चाचा था। ताऊ, ताऊ समझते हैं ना, ताऊ क्या होता है, बड़े चाचा, बड़े पापा, जिनका नाम अगर बात करेंगे तो उनका नाम था आपका अल हज्जाज, नहीं अल हज्जाज, हाँ ताऊ, हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ। ये चाचा जी थे, ये इन्होंने इनको भेजा था।
उसका भी कारण आइए चलते समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोहम्मद बिन कासिम को देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम का जो जन्म है वह 31 दिसंबर 695 ईस्वी, 31 दिसंबर 695 ईस्वी सऊदी अरब कैफ में हुआ था, ठीक है। नोट्स में मिल जाएगा आपको। और इसकी मृत्यु हुई है 715, 18 जुलाई 715 ईस्वी। अब 18 जुलाई 715 और इधर 695, जरा आप हमको बताइए 715 और 695 में कितना साल? 20 साल में ये जनाब का मृत्यु हो गया, मात्र 20 साल में इसके जनाब का मृत्यु हो गया। सोचिए ये कितना पावरफुल होगा कि 17 साल में ही ये लड़ने लगा था। इसके पिताजी का नाम था अल कसीम इब्न मोहम्मद इब्न उल हक, लंबा थोड़ा नाम है। इनकी माताजी का नाम था हबीबत अल उजामा, और इनको एक उपाधि प्रदान की गई थी अमीर की, ठीक है। उपाधि प्रदान की थी अमीर की, ठीक है। इसको नोट्स में आपको मिल जाएगा, इसका हिंदी उच्चारण सारा कुछ। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो जन्म हुआ वो 31 दिसंबर 695 में, और मृत्यु हुआ 18 जुलाई 715 में। यहाँ क्लियर है? तो क्या 715 में इनकी मृत्यु हो गई? हाँ, हो गई। कारण में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार उनकी मृत्यु की चर्चा के विषय में जब बात करते हैं तो उनका ऑथेंटिक स्रोत नहीं है कि उनका मृत्यु हुआ कैसे। कोई कहता है दम घुटने से हो गया, कोई कहता है कि वह बीमार पड़ गए, कोई कहता है कि वह युद्ध में हार गया। लेकिन अलग अलग इतिहासकार के द्वारा अलग अलग विषय कहा गया है। लेकिन एक जो ऑथेंटिक स्रोत है जहां से आपको हम बताएंगे कि यही वो फैक्ट है जो जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन ये तो इसका हो गया परिचय। अब बात करते हैं कि जब 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक प्रारंभिक मध्यकाल था, अब भारत में जब मुसलमानों का आगमन हो रहा था उसमें अरब मुसलमान शामिल थे, और उसमें मोहम्मद बिन कासिम था। जो मोहम्मद बिन कासिम 712 में वो भारत पर सफल आक्रमण किया था। तो क्या इससे पहले भारत पे अरबों का आक्रमण नहीं हुआ? क्या इससे पहले भारत पे अरबों का आक्रमण नहीं हुआ? तो हुआ, बिल्कुल हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, कहा जाता है कि भारत पे कुल 15 बार आक्रमण किया गया था। 15 बार आक्रमण किया गया था 9 खलीफाओं के द्वारा। भारत पे कुल 15 बार आक्रमण किया गया 9 खलीफाओं के द्वारा। और ये जो 15 बार आक्रमण हुआ है 9 खलीफाओं के द्वारा, ये हुआ है 638 ईस्वी से लेकर आपको 711 तक। 711, 638 ईस्वी से लेकर 711 तक। अब जरा बताइए कि यहाँ कितने वर्ष हुए? आई थिंक 74 वर्ष हुआ, करीब हुआ 74 वर्ष। 74 वर्ष के दरमियान 9 खलीफाओं ने कुल 15 बार आक्रमण किया, लेकिन वह आक्रमण असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। सफलता प्राप्त हुई 712 में किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। तो ज्यादा लंबा नहीं चलेंगे, ज्यादा पीछे हम लोग नहीं चाहने वाले कि 638 में और फिर 639 में, 600 फिर 52 में, इस तरह से हम लोग नहीं बढ़ने वाले। जो नजदीक का चीज उसको देखने वाले हैं। तो 712 से पहले जो आपका इतिहास में मेंशन है कि 711 पे भारत पे हमला किया गया था। 711 में भारत पे हमला किया गया था। तो 711 में जो भारत पे हमला किया था उस शख्स का नाम था आपको उबैदुल्ला के नेतृत्व में सर्वप्रथम कहां? सिंध पर हमला किया गया था। लेकिन
उबैदुल्ला इस हमले में क्या होता है, असफल होता है, वो मारा जाता है। इसका मतलब सिंध पर उस समय दबदबा किसका था, दाहिर का था। यानी दाहिर जो है अपना पूरा पावर के साथ किसी के साथ में युद्ध लड़ता था और उसको असफल करता था। और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जब 5 वर्ष के थे, यानी कि 31 दिसंबर 695 को जब उनका जन्म हुआ, तो मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और उनका लालन पालन जो है उनका ताऊ, कौन, क्या नाम बताए थे अभी, हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ के द्वारा उनका लालन पालन किया गया। देखिए, ये चाहते थे ना, मोहम्मद बिन कासिम चाहता था कि मैं पढ़ूं लिखूं, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो सत्ता पे बैठा हुआ था। अभी हम लोग का केंद्र 711, याद रखिएगा, 711 में किसने हमला किया है, उबैदुल्ला ने भारत पे, और सिंध पर किया। और सिंध पर उस समय कौन है, दाहिर है। और दाहिर उसको क्या किया, हरा दिया, मार देता है। तो वह हमला असफल हुआ। असफल का मतलब क्या होता है, जहां पे आप हमला किए और वहां से आप हार गए या फिर आप मारे गए, तो वह आपको असफल कहलाएगा। अगर वहां पे आप जीत जाते हैं तो वह आपको सफलता का श्रेय जाता है। क्लियर है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 711, तो 711 में जब दाहिर उसको हराता है, किसको, उबैदुल्ला को, उस समय में कहा जाता है कि इसके चाचा ताऊ, कौन, हज्जाज बिन यूसुफ, वो गद्दी पर बैठा हुआ था। और इधर कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है कि सेनापति के रूप में, चूंकि ये अब पिता तो थे नहीं, पिता चले गए दुनिया से, अब इनको एक कुशल योद्धा के रूप में इनको तैयार किया जाने लगा। ये बचपन से ही बढ़ चढ़ के युद्धों में हमला में जाते थे और उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। तो इनको एक लगाव लग गया था, तो इनको सेनापति के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। इसको मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कहा जाता है कि इनकी पत्नी जो थी, ये इनके ताऊ की बेटी थी। ताऊ की बेटी यानी कि कौन, हज्जाज बिन यूसुफ की बेटी, और जिसका नाम था जुबैदा। क्या नाम था, जुबैदा। मतलब मोहम्मद बिन कासिम की पत्नी का नाम जुबैदा, बात समझ रहे हैं। और इसका जो बॉस लीडर यानी कि सरगना, वो कौन थे, ताऊ। और वो ताऊ कौन था, हज्जाज बिन यूसुफ। और ये बेचारा अपना सेनापति थे। तो जब सिंध पे हमला किया जाने लगा था ना, तो ये मोहम्मद बिन कासिम अपनी वाइफ को भेज देता है उधर से, और ये खुद जाता है सिंध की तरफ से। यानी कि अगर आप मैप देखेंगे, मैप जब देखते हैं तो मैप में आप देखिए हमला होता था किधर से, हमेशा होता था, हम लोग का क्षेत्र पहले पाकिस्तान की तरफ भी था, पाकिस्तान सिंध तक, समझ रहे। तो इन लोग सिंध नदी को पार करके आते था ना, तो वहां पे दाहिर पहले से बैठा हुआ था। 711 ईस्वी में जब दाहिर जीत जाता है, और हारता कौन है, उबैदुल्ला जब हारता है, और ये बात पता चलता है किसको, नहीं, यूसुफ को, हज्जाज बिन यूसुफ को। तो फिर पुनः जो है ये हमला करता है किस पे, 711 पे ही, दाहिर पे। और वह हमला का नेतृत्व करता है बुदेल, यह नेतृत्व करता है। 711 का ही बात हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमला, यानी कि 711 में पहला हमला किसके द्वारा, उबैदुल्ला। दूसरा हमला किसके द्वारा, बुदेल के द्वारा। और तीसरा हमला हुआ मोहम्मद बिन कासिम। अभी मोहम्मद बिन कासिम हमला के लिए नहीं निकला, है मोहम्मद बिन कासिम, अभी तो वो वहीं पे है, ठीक है। अभी इसमें ट्विस्ट आएगा कहानी।
जब ये दूसरा आक्रमण होता है और दूसरा आक्रमण में जब यह परास्त हो जाता है, तो उधर से हज्जाज बिन यूसुफ इसको कहता है, इसको कि भाई ऐसा है कि आप जो है, आप लोग जो ये कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं, इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। तो इधर दाहिर जो है वो अपना पूरा पावर में रहता है, जो होगा सो देख लेंगे। उस वक्त में श्रीलंका से जल मार्ग के माध्यम से एक जहाज जा रहा था इन लोगों की तरफ, अरब की तरफ। उस जहाज को क्या किया जाता है कि सिंध में लूट लिया जाता है, सिंध में लूट लिया जाता है। तो हज्जाज बिन यूसुफ जो है दाहिर को संपर्क करता है और कहता है कि देख भाई, जो हो गया सो हो गया, हमारा जहाज जो आ रहा था पूरा सामान उमान लेके, पैसा उसा लेके, उसमें बहुत सारे मुसलमान भी लोग थे, उनको मार दिया गया है, पैसा वैसा लूट लिया गया है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप उन लोगों पे कार्रवाई कीजिए, ठीक है, कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हर्जाना दीजिए, वरना इंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएगी। ये कहता है कौन? यूसुफ। ये यूसुफ है कौन? इसका चाचा है, ताऊ है, ताऊ है ना किसका? मोहम्मद बिन कासिम। देखो अभी तक हीरो आया नहीं हम लोग का, मोहम्मद बिन कासिम अभी तक आया नहीं है। तो जब कहता है कि ठीक है, जब ये मैसेज पहुंचता है दाहिर के पास, तो दाहिर कहता है कि सुनिए ना, जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इसको अंदर तो कॉन्फिडेंस था कि जो आ रहा है उसको हरा दे रहे हैं। तो जब ये मना कर देता है दाहिर, तब जाके आपको यूसुफ जो है वह मोहम्मद बिन कासिम को बुलाता है और कहता है कि समय आ गया है कि अब आपको जाना होगा युद्ध के लिए, और वह जो जगह है, वह जो देश है, वह है भारत। अब भारत में सबसे पहले हमला करना होगा, कहाँ प्रवेश करने के लिए? कहाँ? सिंध। तो सिंध पे हमला करने के लिए आपको रणनीति बनाना है। और वह महज 17 साल की उम्र में वह दाहिर पे हमला करता है। अब वो सेना लेके दाहिर की तरफ निकल जाता है, यानी कि सिंध की तरफ निकल जाता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। उधर से पीछे तरफ से उसकी वाइफ उसको घेरने के लिए रेडी हो जाती है, ठीक है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जब दाहिर के पास जाता है और युद्ध होता है, तो उसमें दाहिर पराजित हो जाता है, पराजित हो जाता है, हार जाता है दाहिर। और दाहिर की 2 बेटियां थी, याद रखना, अभी इसका भी चर्चा करेंगे। 2 बेटियां थी, तो 2 बेटियां को क्या होता है और दाहिर का क्या होता है, इस पे बात करेंगे। तो और दाहिर का भी विषय हम लोग कल उठाएंगे, उसमें और अच्छा समझ। तो 2 बेटियों को, इनके साथ क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम क्या करते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। जब ये हमला करता है दाहिर पे, यानी कि सिंध पे हमला करता है मोहम्मद बिन कासिम, उधर यूसुफ को तख्ता पलट कर दिया जाता है, यानी कि उसको, ताऊ को मार दिया जाता है। और उसका विरोधी, ठीक है ना, उसका विरोधी जो है उस गद्दी पर बैठ जाता है। जब मोहम्मद बिन कासिम हमला किया भारत पे, और वह जब सिंध को जीत जाता है, तो उसने एक फरमान जारी किया था कि जिस भी धर्म के जो भी हैं, वो अपना अपना धर्म को अच्छे से मानेंगे, पालन करेंगे, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, कर के बारे में हम सुने, कर ये हटा चुका था कुछ लोगों पे, पता है, मोहम्मद बिन कासिम कर हटाए थे कुछ लोगों पे, जिसमें महिलाएं थे, किसान थे, ब्राह्मण थे और 1-2 थे, ठीक है। उसमें से कर इन लोगों को कर माफ कर दिया गया था।
और किसी पे प्रेशराइज नहीं किया गया था कि आपको मुसलमान धर्म ही अपनाना है। तो ये अब मोहम्मद बिन कासिम पहुंच चुके हैं भारत। अब भारत में सिंध पे ये जीत चुका है। उधर क्या हुआ, उसका ताऊ का तख्ता पलट हो गया और उसका विरोधी जो है उस गद्दी पर बैठ चुका। अब उसका विरोधी क्या किया कि उसके ताऊ के निकटतम जितने भी संबंधित हैं उस संबंधी को या चुन चुन के या तो कैद करने लगा और या फिर उसको मारने लगा। ये काम वो करने लगा। उसका जो सलाह सिलापाकार सब था वह कहा कि उस्ताद, अगर आपको इस गद्दी पर बैठना है तो एक शख्स को आपको मारना बहुत जरूरी होगा, और वह शख्स है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। जब दाहिर को जब हराया गया तो कहा जाता है इतिहासकार के द्वारा उनकी 2 बेटियों को भेज दिया गया था उसके यूसुफ के पास, यानी कि उसके चाचा के पास। और जब चाचा का तख्ता पलट होता है तो ये दोनों लड़कियां, कहानी कुछ और भी हो सकता है लेकिन बहुत सारे बुक्स में जो अलग अलग ऑथेंटिक बात सब कहा गया है कि इसकी मृत्यु का चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये जो दोनों लड़कियों को भेजा गया था वहां पे, तो कहा जाता है कि यूसुफ का जब तख्ता पलट हुआ, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह दोनों लड़की एक गेम खेलती है। और गेम क्या खेलती है कि यह लड़की जो है, जो तख्ता पलट किया था, उसके पास जाके कहती है, वो उसको देख के कहता है कि मैं आपसे निकाह करूंगा, शादी करूंगा। तो वो कहती है कि हुजूर, मैं आपके लायक नहीं हूं, मैं आपके लायक नहीं हूं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने मेरा इज्जत ले लिया है और आप तो एक राजा हैं, ठीक है, तो ये कैसे कबूल होगा। तो यह बात जब सुनता है तो उसको मोहम्मद बिन कासिम पे वो आदेश जारी करता है कि जाइए सिंध पे, अपना सेनापति को बोलता है जाइए सिंध, मोहम्मद बिन कासिम को गाय का चमड़ा में उसको कैद करके लेके आइए। कहाँ? हमारे पास। तो इतिहासकार के द्वारा कहा गया है कि जब उस दौरान जब उसको लाया जाता है तो उसमें दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। एक बहुत लोगों का ये बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि उनको जब लाया गया तो लाने के बाद उनको कैद करके रखा गया, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत टॉर्चर किया गया इस कारण से, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब ये दोनों लड़की कहती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने आपसे क्या कहा था? झूठ कहा था, बदला लेने के लिए। तो महज 20 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महज 20 साल, 17 में वो हमला किया, अब 20 में मर गया। तो ये कहानी था आपका किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो हम लोग सुने हैं तो उसमें हम लोग को क्या समझ में आया है कि जो अरबों का जो आक्रमण था भारत पे, वह मात्र 711 में नहीं, अगर देखा जाए तो कुल कितनी बार हमला था? 15 बार। 711 से तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि 711 में प्रथम बार हमला जो किया गया वो असफल रहा। और ये हमला किसके द्वारा किया गया? उबैदुल्ला के द्वारा किया गया। फिर दूसरा हमला जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? बुंदेला के द्वारा किया गया, और वह 711 में ही था, जो वो भी असफल ही रहा। और तीसरा हमला जो हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जो सफल रहा था। समझ रहे बात को? और ये किस पे था? दाहिर। किस पे था? दाहिर पर था। समझिए बात को? अब मध्यकालीन, प्रारंभिक मध्यकालीन का इतिहास के बारे में बात करें तो कहाँ, कब से कब तक है? 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी। स्रोत अगर बात करें तो कहां से? ताम्रपात्र अभिलेख से, शिलालेख से, और साहित्यिक रचनाएं से। कागज का उपयोग अगर कहा जाए तो कागजी उपयोग है 13वीं शताब्दी। बात समझ रहे? इसका जन्म कब हुआ? 31 दिसंबर 695 को। मृत्यु कब हुआ? इसके पिता का नाम, इसके पिताजी का नाम पता है आप लोगों को? अल कसीम इब्न मोहम्मद इब्न अल हकम। थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है।
माता का नाम हबीबत अल उजमा। उपाधि इनको क्या दिया गया था? अमीर का। और जो 15 बार आक्रमण किया गया था वो कब से कब तक के पीरियड के बीच है? 638 से लेके 711 तक। ठीक है, 9 काफिरों ने 15 बार हमला किया था। ठीक है, तो ये आपका मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद हम लोग चलेंगे अब कहां? किसके पास बताइए? तुर्क के पास, यानी कि भारत में जो तुर्कों का आक्रमण हुआ इसके पास चलेंगे और इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग कहां? मोहम्मद गजनबी को। ठीक है, इससे ज्यादा अब नहीं पूछने वाला है इसमें, है ना। तो कल हम लोगों का विषय रहेगा कौन? मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी। ठीक है, उसका कहानी सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मजा आया आप लोगों को? हाँ, चलिए तो कल मिलते हैं। ठीक है।